तो पिछले कई हफ्तों से हम एक सीरीज चला रहे थे जिसका नाम था नज़रिया। तो हमने सोचा अब हमने जब उस सीरीज़ के अंदर 40 से ज़्यादा एपिसोड बना लिए हैं तो क्यों ना थोड़े समय के लिए उस सीरीज़ पे एक विराम लगाया जाए। लेकिन विराम लगाने का ये मतलब नहीं है कि वीडियोज़ नहीं आएंगी। वीडियोज़ आएंगी और रेगुलर बेसिस पे आएंगी, हो सके तो रोज़ आएंगी, लेकिन सीरीज़ बदल जाएगी। हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो बदल जाएगा, क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को लगातार करते जाएं तो चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं। इसीलिए हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम होगा किरदार। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि इसमें कुछ बायोग्राफिकल कंटेंट होगा, कुछ लोगों के बारे में बातचीत होगी, तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर हम हिंदुस्तान आज जिस भी हालत में है, भारत में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, भारत में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, साइंस के क्षेत्र में भारत जहाँ भी है, भारत जितना अच्छा कर रहा है और भारत जितना बुरा कर रहा है, इन दोनों ही चीज़ों में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले कुछ किरदारों की बात करेंगे। बेसिकली हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने भारत को आज़ादी के 75-76 साल बाद शेप करने में अपनी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई। और इसमें सिर्फ वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने आज़ादी के बाद कंट्रीब्यूशन दिया, ऐसा नहीं है। इसमें हम उन लोगों को भी समायोजित करने की पूरी कोशिश करेंगे जो आज़ादी के पहले हुए और उन्होंने आज़ादी के पहले ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जिसका असर आज तक हिंदुस्तान की राजनीति पे, हिंदुस्तान के खान पान पे, हिंदुस्तान के कल्चर पे, हिंदुस्तान के लोगों के सोचने के तरीके पर रिफ्लेक्ट होता है। तो किरदार के इस एपिसोड में शुरुआत हमने सोचा थोड़े बेसिक लोगों से करें, ताकि आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे, जो कि अगले साल अपनी मृत्यु के 40 साल भी इस देश के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में रिलेवेंट बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति की जिसने इस देश में लगभग 2 साल के लिए वर्चुअली डिक्टेटरशिप ले आई। और इस देश में अगर आप किसी भी रिजीम को अगर तानाशाही के सबसे क्लोजेस्ट कंपेयर करें या रखें तो आप उसी व्यक्ति की प्राइम मिनिस्टरशिप को कंपेयर करेंगे। अब आप समझ गए होंगे ज़्यादातर लोग, मैं बात करने जा रहा हूँ इंदिरा गांधी की, और किस तरीके से इंदिरा गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स में जो आज हो रहा है उसमें से बहुत सारी चीज़ों को शेप करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। आप में से कुछ लोगों के मन में ये बात आई होगी कि इंदिरा गांधी की बात क्यों करनी है, ऐसा क्या है, इंदिरा गांधी ही क्यों मैंने चुना। तो कुछ समय पहले ही इंडिया टुडे मैगजीन ने एक सर्वे कंडक्ट करवाए थे, मूड ऑफ द नेशन सर्वे का नाम है। और उस सर्वे में उन्होंने पूछा था भारत के लोगों से कि सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर कौन है, सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री, जो सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को अच्छा लगता है प्रधानमंत्री, वो कौन है। उस सर्वे में डेफिनेटली, क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो सबसे पॉपुलर मोदी जी थे। और आपको पता है मोदी जी के बाद किसका नाम था उस लिस्ट में? मोदी जी के बाद उस लिस्ट में दूसरा नाम था इंदिरा गांधी का। और 15% भारतीय आज की तारीख में भी मानते हैं कि इंदिरा गांधी इस देश की सबसे अच्छी प्रधानमंत्री थी, सबसे बेहतर प्रधानमंत्री थी। ऐसा क्यों है? भाजपा जो कांग्रेस का लगातार विरोध करती है, भाजपा जो परिवारवाद की राजनीति का विरोध करती है, भाजपा जो भ्रष्टाचार का विरोध करती है, और आज की तारीख में जब इस देश की राजनीतिक हवा इतनी ज़्यादा खिलाफ है नेहरू गांधी परिवार के, उसके बावजूद क्यों इंदिरा गांधी आज भी इस देश में दूसरी सबसे पॉपुलर लीडर है जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफ़र तय किया हो? तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें इंदिरा गांधी जिस तरीके से पॉलिटिकल ऑप्टिक्स को देखती थी, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो वो आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में रिलेवेंट इस तरीके से बनी हुई है, जैसे मैंने कहा था ना कि उनकी जो विचारधारा है वो कैसे पॉलिटिक्स में रिलेवेंट बनी है। तो अगर आप देखें तो इस देश में नेशनल लेवल पर बड़े स्तर पर गरीबी को पॉलिटिसाइज अगर किसी ने किया तो इंदिरा गांधी ने किया। ऐसा नहीं है कि उनसे पहले नेताओं ने ये बात नहीं कही हो, नेहरू ने नहीं कहा हो या फिर किसी और ने ना कहा हो कि गरीबी नहीं है और हम गरीबी नहीं हटाएंगे, लेकिन जो एक नेशनल लेवल पे पहली बार गरीबों की बड़ी मसीहा बनकर उभरी वो नेता इंदिरा गांधी ही थी। तो इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से गरीबों से इस देश में एसोसिएट किया खुद को और सिर्फ गरीबी के मुद्दे पर 1971 का पूरा चुनाव लड़ा, वो आज भी इस देश की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि आज भी इस देश में बिना गरीबी का नाम लिए आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और इसी कारण इंदिरा गांधी का जो कल्ट है, इंदिरा गांधी की जो पहुंच है इस देश की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, वो आज भी प्रासंगिक है। इसके अलावा अगर आप बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी को जो चीज़ और ज़्यादा पॉपुलर बनाती है आज भी, वो ये है कि उनको पता था कि उनको लोग कैसे पसंद करेंगे और लोग किस तरीके से उनके पास आएंगे। ये थोड़ा मुश्किल है समझने में, बट मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आज की तारीख में हम मोदी जी के बारे में एक चीज़ कहते हैं, उनका क्रिटिसिज्म भी है, उनकी तारीफ भी है, कि मोदी जी को पता है कैमरा के सामने कैसे बिहेव करना है,
मोदी जी को पता है कैमरा के सामने क्या करना है, उनको पता है माहौल बनाने आता है उनको। और इंदिरा गांधी के लिए भी सेम चीज़ थी। इंदिरा गांधी को पता था कि लोगों से पर्सनल कनेक्ट कैसे बनाना है। मैं एक किताब पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, नीरजा चौधरी जी की, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। बहुत अच्छी किताब है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स आपको मिलेंगे। उसमें एक एनेक्डोट था 1980 के लोकसभा चुनावों में, जब इंदिरा गांधी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही थी पूरे देश में, एक कोने से दूसरे कोने जा रही थी, तब दक्षिण भारत में एक रैली के दौरान ये कहा था कुछ लोगों को कि लोगों को सिर्फ मेरा दर्शन चाहिए और उन्हें तुम वो दो, वोट हमें मिल जाएंगे। यानी कि इंदिरा गांधी जानती थी कि अगर वो लोगों के बीच में जाएंगी, लोगों से पर्सनल कनेक्ट बनाएंगी, लोगों को सिर्फ उनको देखना है। इनफैक्ट एक और किस्सा है, जब इंदिरा गांधी ने अपनी गाड़ी के आगे वाली सीट, यानी जो ड्राइवर वाली सीट होती है, उसके पास एक फ्लैश लाइट लगवा ली थी और खुद पीछे वाली सीट पे खिड़की खोलकर बैठी थी, ताकि उनका काफिला जब सड़क से निकले तो उनके चेहरे पर रात को लाइट पड़े और लोग देख पाए इंदिरा गांधी को। क्योंकि उनको पता था कि मेरी इमेज, मेरा चेहरा काफ़ी है एक कल्ट बनाने के लिए लोगों के मन में, लोगों के दिलो दिमाग में। इनफैक्ट आज भी दक्षिण भारत के बहुत सारे इलाकों में इंदिरा गांधी को इंदिरा अम्मा कहा जाता है, उनको माँ का दर्जा दिया जाता है। कई घरों में तो आज पूजा भी जाता है इंदिरा गांधी को, तब जब कांग्रेस इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से इंदिरा गांधी ने अपना कल्ट बनाया। मगर ये कल्ट बना क्यों? तो इसमें बहुत बड़ा योगदान, और मेरे हिसाब से तो शायद सबसे बड़ा योगदान है इस चीज़ का। ये क्या थी? 1971 की जंग। 1971 की जंग के बाद इस देश में इंदिरा गांधी का जो पॉलिटिकल कद है वो इतना ज़्यादा मजबूत हो गया कि उसके सामने उनके कंटेम्प्रेरी जितने मर्द थे जो राजनीति कर रहे थे, वो सारे के सारे बौने लगने लगे। और वो सारे के सारे बौने लगने क्यों लगे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कई दफ़ा डिनाई भी किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, मगर बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि नहीं, 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। उन्होंने बाद में डिनाई किया है इस चीज़ को। मगर अगर आप देखें तो अगर ऐसी चीज़ आती है कि एक विपक्षी नेता ऐसा कह सकता है किसी सत्ता पक्ष के नेता के बारे में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं 1971 की लड़ाई ने जिस तरीके का कल्ट बनाया, तो बहुत कम लोग बात करते हैं जनरल सैम मैनेकशॉ की और भारतीय वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड संभाल रहे जनरल्स की। हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा किसकी? इंदिरा गांधी की, इंडो रशियन ट्रीटी की। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने बहुत ही फर्म एक्शंस लिए, उन्होंने मजबूती से फैसले उठाए और वो कदम उठाए जो उस वक्त बहुत ज़रूरी थे और बहुत बोल्ड कदम थे। लेकिन ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि हमारी आर्मी का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इंदिरा गांधी इस चीज़ को कैप्चर करने में, लाइमलाइट को कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा चतुर थी। ऐसा एक और नेता है आज की तारीख में हमारे देश में वैसे। हाँ, तो इंदिरा गांधी ने बहुत ही चालाकी से लाइमलाइट को अपनी तरफ खींचा, और उसके बाद जिस तरीके से आज की तारीख में चंद्रयान हो, बालाकोट हो, पुलवामा हो, चाहे कोई भी इवेंट हो देश का, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लाइमलाइट में वो भी आए। इंदिरा गांधी भी इस चीज़ में कम नहीं थी, उनको पता था लाइमलाइट में कैसे आना है। और इसीलिए अगर आप कभी जाकर पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी को अरेस्ट कैसे किया गया, तो वो किस्सा भी बहुत ज़्यादा नाटकीय है। जनता पार्टी ये चाहती थी कि वो इंदिरा गांधी को अरेस्ट करके कांग्रेस और इंदिरा गांधी समेत तमाम नेताओं को बताए कि हम उनसे बदला लेना चाहते हैं। मगर उनकी मिसमैनेजमेंट और इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल प्रेजेंस ऑफ माइंड का ये फायदा हुआ कि इंदिरा गांधी के पक्ष में ही वो पूरा का पूरा जो गिरफ्तारी वाला इवेंट था वो उनके पक्ष में ही चला गया। इनफैक्ट इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, उन्होंने एक एज अ विक्टिम खुद को प्ले कर दिया उस पूरे के पूरे इवेंट में, जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं अगर जाऊंगी अपने घर से तो मेरी हाथों में हथकड़ियाँ लगाओ। क्योंकि वो जानती थी कि आज भी इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो मुझे प्रेस करता है, और वो जब मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लगा हुआ देखेगा तो कहीं ना कहीं उनको दुख पहुंचेगा देखकर, और ये मुझे पॉलिटिकली बेनिफिट करेगा इन लॉन्ग रन। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को धीरे धीरे शेप किया। इसके अलावा इंदिरा गांधी को बाकी के नेताओं से जो अलग बनाती है चीज़, वो है उनकी पॉलिटिकल एडेप्टेबिलिटी। और ये चीज़ उनमें और नेहरू में सबसे बड़ा डिफरेंस था। अगर आप नेहरू की बात करें तो वो ऐसे नेता थे जो बहुत ज़्यादा अपने विचारों से हिले नहीं। मतलब अब उनके विचारों का फ़ायदा हुआ हो, नुकसान हुआ हो, ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन वो जो सोचते थे उसी विचारधारा पे उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की और उसी पे ख़त्म की। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भटके। हाँ, कई बार उनको अंबेडकर की बात माननी पड़ी, कई बार राजेंद्र प्रसाद और पटेल की बात माननी पड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं आया। लेकिन अगर आप इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स को देखें तो उन्होंने जिस तरीके से खुद को इवॉल्व किया, मतलब आप बस अर्ली 70s का दौर देखिए, जब उनके क्लोज कॉन्फिडेंट्स में पीएन हक्सर जैसे लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट लोग थे, और आप अर्ली 80s का दौर देखिए जहाँ पे आरएसएस को उनके बहुत करीब बताया जाता था। तो जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने खुद को पॉलिटिकली इवॉल्व किया ना इस देश में, शायद ही किसी और नेता ने किया होगा। और इंदिरा गांधी के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि आप समझिए 70s और 80s के दौर में
एक औरत का इतने सारे ताकतवर पुरुषों के बीच में इतना ज़्यादा शक्तिशाली होना कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनको अपने समय के बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। और पॉलिटिशियन इंदिरा गांधी ने इसीलिए इस देश की पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में, परिपाटी में, इस देश की राजनीतिक ज़मीन में आज भी अपनी जगह बरकरार रखी है। और इमरजेंसी लाने के बावजूद, इस देश में वर्चुअली डिक्टेटरशिप लाने के बावजूद, अपने बेटे संजय को प्रमोट करने के बावजूद, करप्शन के उनके पर एलिगेशंस लगे, इन तमाम चीज़ों के बावजूद इंदिरा गांधी आज भी इस देश में एक पॉलिटिकल कल्ट है। तो ये था किरदार का पहला एपिसोड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एपिसोड के जरिए मैं आपको राष्ट्रीय राजनीति पर और किस तरीके से राजनेता खुद को बदलते हैं, किस तरीके से राजनेता सोचते हैं, इस चीज़ पर थोड़ी बहुत समृद्धि हासिल करवा पाया हूँगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये सीरीज़ ज़रूरी क्यों है। ये आपको पॉलिटिकल ज्ञान तो देगी, मगर ये आपको मदद करेगी एक राजनेता को ज़्यादा बेहतरी से समझने के लिए। और जब आप किसी राजनेता को ज़्यादा बेहतर से समझ जाएंगे तो आप उसकी पूजा करना बंद कर देंगे और उसको एक नेता के तौर पे, एक पॉलिटिशियन के तौर पे, एक इंसान के तौर पर देखना शुरू कर देंगे। और ये चीज़ हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं हम किरदार का पहला एपिसोड, और दूसरा एपिसोड जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए अगर आप इस एपिसोड को देख रहे थे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।